दोस्तों नमस्कार, मैं अंजनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। पेपर के दृष्टिकोण से अपन ये वीडियो लेकर आए हैं और हमेशा पिछले भी वीडियो अपन ने बहुत सारे एमसीक्यूज़ लेके आए थे, आपने काफ़ी देखा भी है और दोस्तों काफ़ी लोगों को शेयर भी करें। ठीक है, शेयर करने में थोड़ी सी कमी पड़ रही है। प्रश्न को शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा ये वीडियो आने में टाइम लगा, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अब लगातार आपको वीडियो आपके चैनल पर प्राप्त होते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, ओम का नियम बताता है। ठीक है, ओम का नियम बताता है भी आर बराबर आई इंटू भी और भी बराबर आर बटे आई बराबर भी बटे आर या आई बराबर भी बटे आर। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आई बराबर भी बटे आर। ठीक है ना। ओम का नियम सभी को मालूम है कि स्थिर तापमान पर दो बिंदुओं के बीच एक चालक के मध्य में से प्रवाहित होने वाली धारा आई, है ना, दो बिंदुओं पर आरोपित वोल्टेज के समानुपाती होता है। मतलब भी बराबर आई इंटू आर होता है। ठीक है ना। अब भी क्या है, वोल्ट है, आई धारा है, आर प्रतिरोध है, प्रतिरोध की इकाई ओम होती है ना। ओम को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यह एक द्विपक्षीय परिपथ के एलिमेंट होते हैं, है ना। अब ये बात समझना है कि ओम का नियम एक पक्षीय नेटवर्क के लिए लागू नहीं होता। एक पक्षीय नेटवर्क, ध्यान रखिएगा, एक पक्षीय, थोड़ा सा राइटिंग सही नहीं आ रही है, पक्षीय नेटवर्क, है ना। एक पक्षीय नेटवर्क में ओम का नियम लागू नहीं होता। अब ये एक पक्षीय नेटवर्क में कौन कौन शामिल होता है, जैसे डायोड हो गया, कौन हो गया, डायोड हो गया, साथ में ट्रांजिस्टर हो गया, कौन हो गया, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ना, ट्रांजिस्टर हो गया। और कहना चाहिए कि एक पक्षीय नेटवर्क मतलब जिसमें धारा की दिशा, धारा के प्रवाह की जो अनुमति है एक ही दिशा में होती है, एक पक्षी, और डायोड और ट्रांजिस्टर उन्हीं के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर भी ओम का नियम लागू नहीं होता। फिर दूसरी बात ये है कि ओम का नियम और कहाँ नहीं लागू होता है, तो ओम का नियम गैर रैखिक तत्वों में, गैर रैखिक, है ना, गैर रैखिक तत्वों में नहीं लागू होता। अब ये कौन से होते हैं गैर रैखिक? गैर रैखिक तत्व वे होते हैं जिसमें धारा लागू वोल्टेज के ठीक समानुपाती नहीं होती है। मतलब जो वोल्टेज होता है और धारा समानुपाती नहीं होता है। अब ये क्या है भाई, जिसका अर्थ है कि उन तत्वों के प्रतिरोध का मान वोल्टेज और धारा के अलग अलग मान के लिए परिवर्तित होता है। अरैखिक तत्वों का अब उदाहरण क्या है, तो थायरिस्टर, अरैखिक तत्वों का उदाहरण होता है थायरिस्टर, है ना। इस पर भी ओम का नियम लागू नहीं होता है दोस्तों। इसके बाद है ओम का नियम वैक्यूम नलिकाओं में भी लागू नहीं होता है, वैक्यूम नलिकाओं में लागू नहीं होता है। ठीक, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत स्रोत नहीं है? विद्युत स्रोत नहीं है, आपने ऑप्शन पढ़ लिया होगा, दबाव, प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ध्वनि। क्या है? ध्वनि, है ना। तो ये क्या हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हो। आप सभी जानते हैं कि बिजली को एक रूप, मतलब बिजली की जो ऊर्जा है एक रूप से परिभाषित किया जा सकता है, जो एक चालक के भीतर धनात्मक और ऋणात्मक बिंदुओं से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के परिणाम उत्पन्न होता है। हम बिजली को एक द्वितीयक ऊर्जा स्रोत भी मानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह तैयार उत्पाद के रूप में नहीं आता, लेकिन इसे हवा, सूरज रोशनी, कोयला, प्राकृतिक गैस, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया और जल विद्युत जैसी प्राथमिक स्रोत के माध्यम से हम उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। अब जैसे मैंने कहा ये प्रकाश, क्या प्रकाश के द्वारा बिजली पैदा होती है? बिल्कुल हाँ, होती है ना। हाँ, जैसे सूर्य के प्रकाश में फोटान बहुत ज़्यादा प्राप्त मात्रा में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉनों के साथ फोटान क्रिया करता है जिससे एनर्जी स्तर को बढ़ाता है और प्रकाश जो है सौर ऊर्जा से बिजली पैदा हो जाती है। ऊष्मा की बात करते हैं, हम कई तरह से भाप प्राप्त करते हैं, चाहे कोयला हो, है ना, और तेल हो, गैस हो,
कोयला, तेल, गैस, है ना, शहरी कचरे को जलाकर परमाणु विखंडन प्रक्रिया से उत्पन्न बड़ी मात्रा में ऊष्मा का लाभ उठाकर और सूर्य की ऊर्जा को भी हम केंद्रित करके भाप का उत्पादन कर सकते हैं। इस प्रकार से हम ऊष्मा से भी बिजली पैदा कर सकते हैं। ठीक है। दबाव का भी उपयोग किया जाता है भूमिगत जलधाराओं द्वारा। देखिए जो भूमिगत जलधाराएं, भूमिगत जलधारा है ना, भूमिगत जलधाराओं द्वारा लगाए जाने वाला दबाव, अब ये दबाव लगाएगा जिससे जहाज जो होते हैं ना, जहाज, तो जहाज में भी जनरेटर लगा होता है। ठीक है ना। तो भूमिगत जलधाराओं द्वारा लगाए जाने वाले प्रेशर से जहाज़ों में मुख्य प्रणाली में हम एनर्जी ऊर्जा को पैदा करते हैं। बांधों में एक बलपूर्वक नाली के द्वारा, जैसे ये डैम होता है, यहाँ से एक नाली बनाई जाती है, पेन स्टॉक, और बड़े प्रेशर से हमारा कौन घूमता है, हमारी टरबाइन घूमती है ना। तो इस प्रकार से दबाव का भी उपयोग हम बिजली में दोस्तों करते हैं। ठीक है, एक सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर है ध्वनि। ध्वनि का उपयोग करके अभी बिजली नहीं बनाई जा रही। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधक किस रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। प्रतिरोधक किस रूप में, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रतिरोधक जो है इसका जो राइट आंसर है किसी भी रूप में ऊर्जा को संग्रहित नहीं करता है। आपको मालूम है प्रतिरोधक किसी भी रूप में ऊर्जा को संग्रहित नहीं करता है। यह ताप के रूप में, जैसे ये प्रतिरोधक है, रेजिस्टेंस है, तो ये टेम्परेचर के रूप में क्या करता है, अपव्यय करता है। क्या करता है दोस्तों, अपव्यय, यानी खपत करता है ना, ऊर्जा को खपत करता है, ये संग्रह नहीं करता है। अब जैसे इंडक्टर है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। इंडक्टर, यदि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को कौन संग्रहित करता है, तो इंडक्टर, याद रखिएगा, इंडक्टर। ठीक है ना। और संधारित्र जो होता है विद्युत स्थैतिक क्षेत्र के रूप में, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र के रूप में कैपेसिटर, है ना। ये ध्यान रखिएगा दोनों का, कई ऑब्जेक्टिव आपका इससे क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। अब ये बताना है ये कौन सा डायग्राम है। बैटरी है, कैपेसिटर है, संधारित्र ध्रुवीकृत है, या प्रतिरोधक है। दोस्तों ये बताइए ये क्या है। ठीक है, आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका जो राइट आंसर संधारित्र ध्रुवीकृत है ना। संधारित्र ध्रुवीकृत, थोड़ा सा ये ऐसे टेढ़ा होता है, ये सीधा होता है, और इस प्रकार से ध्रुवीकृत होता है ना। देखिए ध्रुवीकृत का मतलब होता है पोलराइज। जैसे नॉन पोलराइज का यदि आता है, नॉन पोलराइज का इस तरह से होता है दोस्तों। ठीक है, पोलराइज का किस तरह से होता है, पोलराइज का भी इसी तरह से होता है, इसी तरह से। और वेरिएबल पोलराइज का कैसे होता है, वेरिएबल का एक ऐसे तीर का चिन्ह चला जाएगा। ठीक है, और पोलराइज का थोड़ा सा देखिएगा, इधर ये मोटा होता है, ये थोड़ा सा मोटा होगा, और ये वाला भी भाग मोटा होगा ऐसे। ठीक है, और इसका एक और सिंबल होता है पोलराइज का, ये प्लस, और इधर साइड से ये माइनस, है ना। वेरिएबल का तो मैंने बता दिया, ऐसे लाइन खिंच जाए वेरिएबल। ट्रिमर में देखिएगा, ट्रिमर का भी डायग्राम कभी कभी आ सकता है। तो ट्रिमर में यहाँ से एक लाइन जाएगी, और ये लाइन त्रिभुजाकार ना होकर सीधी होगी, टी जैसे ये दिखेगा, तो ट्रिमर याद रख लीजिएगा, है ना। ठीक। और भी महत्वपूर्ण सिंबल यदि जानना है तो जैसे हम आपको बता रहे हैं कि कोई एक ये है गोला, और यहाँ पर एक इस तरह का सिंबल आ जाए, है ना। ये थोड़ा वर्गाकार कर दीजिएगा ऐसे, और ये लाइनें इधर की ओर आ रही हैं, इसको बोलते हैं LDR, लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर, LDR बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ कोई बोलता है रिहोस्टेट वेरिएबल रजिस्टर। रिहोस्टेट यानी एक बॉक्स बना दीजिए इस तरह का, और एक तीर का चिन्ह बना दीजिए, और ऐसे करके ये ऐसे, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, आपका रिहोस्टेट वेरिएबल रजिस्टर, है ना।
पोटेंशियोमीटर का यदि कोई पूछता है, देखिए डब्बे वाले हैं सब, पोटेंशियोमीटर का कोई पूछता है तो तीर का चिन्ह अंदर की ओर होगा, ये पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। हाँ, पोटेंशियोमीटर कहीं कहीं इसकी जगह ऐसा भी हो सकता है, ऐसे, और तीर का चिन्ह नीचे की ओर, ये भी पोटेंशियोमीटर का है, ठीक है। थर्मिस्टर यदि कोई पूछता है तो थर्मिस्टर में एक बॉक्स बनाइए, ऐसे ऐसे बॉक्स बनाइए और एक लाइन ऐसे, ये थर्मिस्टर का सिंबल है, ठीक है ना। बाकी बहुत सारे हैं, थोड़ा सा अपनी बुक में देख लीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न 250 वोल्ट एसी के शीर्ष से शीर्ष तक वोल्टेज क्या होता है? शीर्ष से शीर्ष तक वोल्टेज है ना, 500, 707, 350 या इनमें से कोई नहीं। आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, इसका आंसर 707 होता है। कितना होता है? पीक वोल्टेज 707 होता है। अब वोल्टेज का यदि आरएमएस मान निकालना पड़े, आरएमएस को फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू जो होती है फेज वोल्टेज का √2 से डिवाइड कर दीजिए, √2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और वोल्टेज का एवरेज वैल्यू निकालना है, AVG, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए 2VP फेज वोल्टेज अपॉन का पाई कर दीजिए, है ना, ये फार्मूला हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा VRMS जो दिया है, 250 वोल्ट, ठीक है, और VP फेज वोल्टेज निकाल सकते हैं, तो √2 गुना इंटू 250 इतना कर दीजिए, 250 का गुणा कर दीजिए, तो इसमें आ जाएगा क्या, अब फेज वोल्टेज और P इज़ इक्वल टू 2 इंटू √2 इंटू और 250 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 707 वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहना चाहिए शीर्ष से शीर्ष का था, है ना, पीक टू पीक था, इसीलिए 2 का गुणा किया गया। अगला प्रश्न है, विशुद्ध रूप से प्रेरणिक एसी परिपथ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्पष्ट शक्ति शून्य है, प्रतिक्रियाशील शक्ति शून्य है, परिपथ में सक्रिय शक्ति शून्य है, या प्रतिबाधा शून्य है ना। इसका राइट आंसर लगा लीजिए। इंग्लिश में यदि आपको समझ में ना आया हो तो हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। एपरेंट पावर इज जीरो, ये है एपरेंट पावर इज जीरो। ये प्रतिक्रियाशील शक्ति जो है रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर इज जीरो। परिपथ की सक्रिय शक्ति शून्य है, मतलब एक्टिव पावर ऑफ द सर्किट इज जीरो। कौन सा? एक्टिव पावर। और प्रतिबाधा शून्य, मतलब इम्पीडेंस इज शून्य, जीरो, ठीक है। आप इसका आंसर लगा ली होगी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी परिपथ की सक्रिय शक्ति शून्य है, ध्यान रखिएगा। अब कैसे होगा दोस्तों, हम जानते हैं P बराबर VI cos फाई होता है, VI cos फाई होता है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर VI cos 90, थीटा जो है 90 डिग्री होता है, तो VI cos 90 है ना, जीरो मान, तो पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, वास्तविक पावर जीरो हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, संधारित्र का धारिता XC कैसे बदलता है ना, ध्यान रखना है, बड़ा मज़ेदार प्रश्न है। आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती, आवृत्ति के समानुपाती रूप से, लागू वोल्टेज के समानुपाती रूप से, लागू वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती रूप से। इंग्लिश में हम बताना चाहेंगे, जो इंग्लिश वाले हैं, तो द कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC ऑफ ए कैपेसिटर वैल्यू वेराइज, है ना। पहला ऑप्शन है आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती रूप से, मतलब इन्वर्सली विथ द फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली विथ द अप्लाइड वोल्टेज, और लागू वोल्टेज के मतलब इन्वर्सली विथ द अप्लाइड वोल्टेज। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती रूप से, है ना। ये क्या है, XC जो होता है 1/2 FC होता है ना। तो C की तो वैल्यू कहीं दिया नहीं, C के बारे में तो बताया ही नहीं। ये फ्रीक्वेंसी के बारे, फ्रीक्वेंसी हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब ये बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसका मतलब ये है। तो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती रूप से, ठीक है। XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, C कैपेसिटेंस होता है, F आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना।
और कभी कभी रेजोनेंस परिपथ पूछ लेता है तो एक्सएल बराबर XC, वो क्या कहलाता है, वो आपका रेजोनेंस परिपथ कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पूछा गया है कि ओम के नियम पर लागू किया जा सकता है। ओम के नियम किस पर लागू किया जा सकता है? चलिए बहुत मज़ेदार प्रश्न है। इसके आंसर आपने देख लिया होगा, प्रतिरोधक, डिस्टकाई, ट्रांसफार्मर या जेनर डायोड। तो देखिए इनमें तो नहीं लागू होता है, मैंने अभी पिछले उसमें चर्चा भी किया था। इसका जो राइट आंसर है प्रतिरोधक। ओम का नियम प्रतिरोधक पर लागू होता है, ठीक है ना। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि ओम का नियम होता क्या। V बराबर IR, ये तो आप लोग याद ही कर लिए होंगे। V बराबर I इंटू R होता है। SI का ही ओम होती है ना, ओम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये प्रश्न शायद दोबारा रिपीट हो गया दोस्तों, चलो ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रेरक में तात्कालिक शक्ति किसके समानुपाती होती है? प्रेरक में तात्कालिक शक्ति किसके समानुपाती होती? तात्कालिक धारा और धारा के बदलाव के दर का गुणनफल, तात्कालिक धारा का वर्ग, धारा के बदलाव के दर का वर्ग, प्रेरक के तापमान। इसका आपने आंसर लगा लिया होगा कि तात्कालिक धारा और धारा के बदलाव के गुणनफल का गुणनफल होती है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। कैसे? VL बराबर होता है L इंटू DI/dt, है ना, ये सूत्र लगता है। प्रेरक पर तात्कालिक वोल्टेज को उसके माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा को बदलाव के दर और इंडक्टर के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त करते हैं, है ना। इसका राइट आंसर ये ए होगा। अगला प्रश्न है, जब स्रोत को हटाया जाता है तो संधारित्र में क्या होता है? ठीक है, जब सोर्स को हम रिमूव करते हैं तो कैपेसिटर में क्या होता है? यह आवेशित अवस्था में नहीं रहता, आवेशित अवस्था में रहेगा, निर्वहन शुरू कर देगा या शून्य हो जाएगा। इसका जो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यह इसकी आवेशित अवस्था में रहेगा, ठीक है ना। जब बैटरी के साथ में हम श्रेणी में एक प्रतिरोधक और एक कैपेसिटर जोड़ते हैं तो स्टार्टिंग के समय क्या होता है कि धारा उच्च होती, स्टार्टिंग के टाइम में क्या होती है, धारा उच्च होती है ना, क्योंकि बैटरी आवेश को संधारित्र के एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक भेजता है, ठीक है ना। आवेशित धारा उपगामी रूप से शून्य तक बढ़ती है क्योंकि संधारित्र बैटरी वोल्टेज तक आवेशित हो जाता है। आवेशन की दर को विशेष रूप से समान स्थिरांक RC के संदर्भ में अपन व्यक्त करते हैं। अब एक चीज़ और बात है कि संधारित्र जो है आवेशन के दौरान, चार्जिंग के दौरान वास्तविक वोल्टेज से अंतिम मान के 63.2% तक बढ़ता है। जैसे ही सोर्स को हटाया जाता है, जैसे ही सोर्स को अपन हटाते हैं तो संधारित्र में निर्वहन शुरू हो जाता है ना, मतलब डिस्चार्ज होना शुरू कर देता, शुरू नहीं करता, यह समान आवेशित अवस्था में रहता है, यह समान आवेशित अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध में परिवर्तन को क्या कहते हैं ना। ध्यान रखिएगा यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने ऑप्शन समझ लिया होगा। विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध के नियम, ऊष्मा का यांत्रिक समकक्ष, प्रतिरोध का तापमान गुणांक। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, प्रतिरोध का ताप गुणांक, ठीक है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तापमान में प्रति डिग्री परिवर्तन के संबंध में किसी पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध में परिवर्तन, है ना, डिग्री सेल्सियस की वजह से विद्युत प्रतिरोध में परिवर्तन, है ना। आपने प्रतिरोध टेम्परेचर कोफिशिएंट का सूत्र भी सुना होगा, है उसका RT टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल टू R0 1 प्लस, ये आता भी है क्वेश्चन, ये T माइनस T0, ये 0 है ना, ये सूत्र आपने देखा होगा, ठीक। जहाँ A क्या है, A प्रतिरोध का तापमान गुणांक है ना। चालकों के लिए A का मान देखिए, ये वाला A है ना, चालकों के लिए यदि किसी धातु में आप तापमान बढ़ता है, किसी भी मेटल में टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो धातु का प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना, चालक में, ठीक। मतलब एक प्रकार से अपन ये बनाए, ये है T, ये है आपका R, इस तरह से ये बढ़ेगा। ये कंडक्टर में है,
पॉजिटिव, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंडक्टर में हमेशा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इसके बाद अर्धचालक की अपन बात करें, अर्धचालक में यदि तापमान सेमीकंडक्टर की बात करता हूँ, तो यदि आपने क्या किया है, टेम्परेचर को बढ़ाया है ना, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, एनर्जी बैंड लेवल को पार करके संयोजी बैंड में पहुंच जाती है। ये आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा। जैसे जैसे फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो तापमान वृद्धि के साथ साथ मटेरियल का प्रतिरोध भी आर क्या होने लगता है दोस्तों, कम होने लगता है। सेमीकंडक्टर में ऐसे होता है। इस ऐसे एक सिंबल बना लेते हैं, ये टेम्परेचर है, ये रेजिस्टेंस है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो पहले हाई रेजिस्टेंस होगा, धीरे धीरे ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सेमीकंडक्टर में हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में निगेटिव, कौन सी, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ना, निगेटिव। और पॉजिटिव किस में होता है, आपका चालकों में होता है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर सदिश बी सक्रिय शक्ति है, बी क्या है, सक्रिय शक्ति है। तो शक्ति सदिश के संबंध में नीचे दिए गए त्रिकोण में कौन सा सही है, ये आप देख रहे होंगे, आप ये समझ में ना आया होगा आपका, है ना। ये ए को क्या हम मान सकते हैं, kVAR मान सकते हैं, kVA किलोवाट, है ना, kW kVA kVAR, कौन सा होगा सबसे पहले, है ना। यहाँ पर ये समझना है कि कौन सा kVA होता है, कौन सा kVAR होता है। मैं थोड़ा सा इसमें बना देता हूँ। ये है आपका, ये ए नंबर जो है ये रिएक्टिव पावर है, कौन सी है, रिएक्टिव पावर कहलाती है। ये जो ये वाला भाग है ये है आपका सी, एपरेंट पावर कहलाती, ये क्या कहलाती, एपरेंट पावर। और ये जो है बी आपका, ये कहलाती है रियल पावर, वास्तविक शक्ति, है ना। ये आपकी हो गई रियल पावर। अब इनमें से कौन सा ए नंबर में होगा, कौन सा बी में होगा सबसे पहले, तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, kVAR किलोवाट और kVA। सबसे पहले kVAR आएगा, है ना, kVAR, फिर दूसरा किलोवाट, फिर तीसरा kVA। कहना चाहिए पहले QPS। Q क्या है आपका, Q है आपका रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर पहले आएगी। P जो है आपका रियल पावर है, रियल पावर है। और S जो है आपका एपरेंट पावर है ना। तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, इसीलिए kVAR, रिएक्टिव पावर kVAR में नापी जाती है, रियल पावर जो है आपकी किलोवाट में नापी जाती है, और एपरेंट पावर हमेशा kVA में नापी जाती है। और आप हमें ये बताइए kVA किसकी किसकी यूनिट, मतलब किसकी किसकी इकाई होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा ऐसा नियम है, ऐसा रूल है जो आवेश संरक्षण को पालन करता है। किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ का वोल्टेज नियम, ओम नियम, कूलाम का नियम। इसका जो राइट आंसर है किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम, किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम। किरचॉफ का पहला नियम क्या है, आपने देखा होगा, कुछ इस तरह से एक जंक्शन बिंदु बनाया जाता है। जंक्शन बिंदु की ओर आने वाली धारा तथा जंक्शन बिंदु से दूर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है, मतलब समेसन I = 0 होता है। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। फिर अपन क्या करते हैं, जो जो आ रहे हैं उनको एक तरफ और जो जो जा रहे हैं उनको एक तरफ करते हैं। और यही जो नियम है आवेश संरक्षण का नियम भी होता है, क्योंकि अगर जंक्शन तक पहुंचने वाली धारा और जंक्शन को छोड़ने वाली धारा के बराबर नहीं होगी, वह आवेश संरक्षण नहीं होगा, है ना। जब ये आने वाली धारा और जाने वाली धारा जब तक बराबर नहीं होंगी तो आवेश संरक्षण का नियम लागू नहीं होता है। अब किरचॉफ का दूसरा नियम क्या बोलता है दोस्तों, KVL वोल्टेज के नाम से भी जाना जाता है ना। बिल्कुल, लूप के नियम को भी KVL का नियम ही जाना जाता है। यह जालिका के एक पूर्ण चक्र में विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योग 0 होता है, मतलब समेसन V = 0। करेक्ट ना। अब ये कौन से नियम पे, ये तो कहना चाहिए आवेश संरक्षण के नियम पे ये कार्य किया है, आवेश संरक्षण पे पहला। तो जो दूसरा है दोस्तों, दूसरा जो नियम होता है वो हमेशा
ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर लागू। कौन से नियम पर? दूसरा जो नियम है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर वोल्टेज का नियम लागू होता है। अब कोई लिखवा देता हूँ, देखिए केसीएल। केसीएल जो है आवेश संरक्षण। कौन सा? आवेश संरक्षण। आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि उंगलियों से लिखने में राइटिंग थोड़ा बिगड़ जाती है। केवीएल जो है दोस्तों, केवीएल जो है ऊर्जा के संरक्षण पर, है ना, ऊर्जा के संरक्षण पर, ठीक है, बिल्कुल। फिर इसके बाद आता है ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम का जो नियम है दोस्तों, ये धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताता है ना। और जो कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम कुछ दूरी से अलग अलग दो आवेशों के बीच बल, दो आवेशों के बीच बल, है ना, यानी फोर्स, ठीक, ये बताते हैं नियम। फोटो प्रतिरोधक को के रूप में भी जाना जाता है। जो फोटो प्रतिरोधक होते हैं दोस्तों, इंग्लिश में हम बताएंगे कि फोटो रजिस्टर इज आल्सो नोन एज VDR, LED, LDR या RTD। इसका आपने राइट आंसर लगा लिया होगा। इसका जो राइट आंसर होता है LDR। क्या होता है? लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर, यानी प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक, ठीक है ना, प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक। ये क्या होते हैं? एक मैं आपको ये बना रहा हूँ, ये है लाइट इंटेंसिटी, ये क्या है? लाइट इंटेंसिटी, और ये क्या है? रेजिस्टेंस, है ना। इसमें क्या है कि लाइट इंटेंसिटी बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या है? घटता है, मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज विथ लाइट इंटेंसिटी कह सकते हैं ना। फोटो प्रतिरोधकों को LDR के रूप में जाना जाता है। LDR की विशेषता मान लो कि यह है कि इस पर किरणों के आयतन से प्रतिरोध के मान में कमी आना शुरू हो जाती है, इसीलिए इसके माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा का परिमाण भी बढ़ता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में आप एक चित्र देख रहे होंगे, इसमें विभव एक देख रहे हैं, ये करंट जा रही है, ये क्या है? करंट है, और ये है लगाया गया वोल्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कौन पहले पहुंच रहा, कौन बाद में पहुंचा, यही क्वेश्चन। ये अप्लाइड वोल्टेज है, ये करंट है ना। नीचे दी गई आकृति में आप प्रत्यावर्ती विभव परिपथ में वोल्टेज और धारा के निर्मित तरंग को देखते हैं। श्रृंखला में R और L, श्रृंखला में R और C केबल, L केबल। तो आपने इसका आंसर लगा लिया। इसका जो आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इंडक्टर L। क्या हो जाएगा? इंडक्टर L। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वोल्टेज है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की स्थिति में वोल्टेज और धारा के बीच का फेज डिफरेंस जो होता है शून्य होता है ना। दोनों जो होते फेज में होते हैं। और यदि धारिता के बारे में बात करें तो फेज का 90 डिग्री होता है। शुद्ध धारिता परिपथ की स्थिति में फेज का कोण 90 डिग्री होता है। धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। सी में I आगे होगा, कितने डिग्री? 90 डिग्री। RC परिपथ में फेज का कोण प्रतिरोध और धारिता के दोनों को मिला करके परिणाम होता है। प्रतिरोध धारिता के मध्य यह 0 से 90 डिग्री तक परिवर्तन होता रहता है RC में, है ना। 0 से 90 के बीच में होगा, 90 में कैपेसिटिव में होगा। और प्योर इंडक्टिव में क्या होगा? वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी, धारा पीछे हो जाएगी, धारा जो है पश्चगामी हो जाएगी प्योर इंडक्टिव परिपथ में। तो यहाँ भी ऐसा हो रहा है कि धारा जो है 90 डिग्री पश्चगामी हो गई है, तो इंडक्टर L इसका राइट आंसर होगा। समान रेटिंग के लिए कौन सा कैपेसिटर भौतिक रूप से छोटा होता है? ऑप्शन से पता चलेगा। सिरेमिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, दोनों सेम आकार के होंगे या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होता है दोस्तों, सिरेमिक कैपेसिटर इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। पेपर कैपेसिटर इस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब ये सिरेमिक कैपेसिटर क्या होता है दोस्तों, समझना। सिरेमिक कैपेसिटर में सिरेमिक यौगिक के एक परत द्वारा, मान लो ये सिरेमिक कैपेसिटर है, इसके एक परत द्वारा
अलग किए गए, एक परत यदि अलग करते हैं तो वहाँ पर 2 एल्युमिनियम के प्लेट होते हैं। क्या होती हैं? 2 एल्युमिनियम की प्लेट होती। समान रेटिंग के लिए आकार के संधारित्र के सभी प्रकार से छोटा होता है ना। एल्युमिनियम की यहाँ पर प्लेटें होती और ये इनका जो मान होता है 1 पिको फैरेड से लेकर 0.5 माइक्रो फैरेड, ये इतने छोटे मान के होते हैं ना। इनकी ये सीमा 1 पिको फैरेड से लेकर 0.5 माइक्रो फैरेड तक की सीमा का उपयोग होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल उपकरणों में इसका उपयोग होता है। इसे हम क्या करते हैं? ईएमएफ से प्रदर्शित करते हैं और ई से भी हम लिखते हैं विद्युत प्रभावन बल को। सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। जनरेटर क्या करता है दोस्तों? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आप अपने मतलब एक प्रश्न में बहुत सारे आपको प्रश्न मिल जाएंगे, है ना। एचपी कितने वाट? 1 एचपी जो होती है, यहाँ 1 लिख लीजिएगा। 1 एचपी कितने वाट के बराबर होती है? 43, 46, 45, 44। आपको मालूम होगा 746, है ना। एचपी मतलब हॉर्स पावर होता है। क्या होता है? एचपी मतलब हॉर्स पावर, लिख लीजिएगा। और फुट पाउंड एक होता है एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड, है ना। ये फुट पाउंड सेकंड मूल रूप से 550 फुट पाउंड सेकंड को परिभाषित करता है। और 1 किलोवाट कितना बोलेंगे इसमें? 746 वाट होता है 1 एचपी में। और 1 किलोवाट यानी 1 एचपी में 0.75 किलोवाट भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 250 वोल्ट 100 वाट लैंप का प्रतिरोध होगा 0.4 ओम, 25 ओम, 625 ओम या 2.5 ओम। इसका राइट आंसर होगा 625 ओम दोस्तों। कैसे होगा? P बराबर होता है V²/R होता है। ठीक है ना। यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 250 गुणे 250/100 तो आ जाएगा 625 ओम। ठीक। आज का आखिरी सवाल, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? जी हाँ, ओम होता है। इसको तो किसी को बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। प्रतिरोध एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के विरोध की माप है ना। प्रतिरोध को ओम में हम मापते हैं। प्रति अक्षर ओमेगा, इस तरह का ओमेगा का साइन होता है। ये एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, जो 1784 और 1854 के बीच थे। 1784 में जन्म हुआ, 1854 में उनकी मृत्यु हुई। उन्हीं के नाम पर रखा गया, है ना। ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बारे में तो इन्होंने बहुत अच्छा वो बनाया था। एम्पियर में इन्होंने SI यूनिट एम्पियर रखी। ओम मीटर प्रतिरोधकता, ओम मीटर जो है दोस्तों रजिस्टिविटी की इकाई होती है। एम्पियर जो है करंट की इकाई होती है। चार्ज की इकाई कूलाम होती है। ठीक है ना। और भी जैसे आता है पावर की इकाई P वाट होती है ना। रेजिस्टेंस की ओम, कैपेसिटेंस की फैरेड, इंडक्टेंस की हेनरी, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, पीरियड का सेकंड, चार्ज का कूलाम, कंडक्टेंस का सीमेंस, है ना। और ये सारी जानकारी करंट का जैसे एम्पियर। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, दोस्तों को शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।